शहर की दीवारें दरका के भले लोग पूछते हैं मजम्मत कब होगी। जी हाँ, न्यूज़लेटर विथ राकेश रंजन में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे कंगना रनौत के बहाने राजनीति की, भारतीय राजनीति की। तो आगे बढ़ने से पहले आपको सुनाता हूँ दुष्यंत कुमार का एक मशहूर शेर। तेरा निजाम है सिल दे जुबान शायर की, एहतियात जरूरी है इस शहर के लिए। संविधान संशोधन का रिकॉर्ड बना चुकी कांग्रेस अंततः संविधान को बचाने में कामयाब रही। मेरी गुजारिश है कि भविष्य में जब भी कभी सेकुलर गांधीवादी सरकार बने, संविधान में एक और संशोधन हो। संविधान तय करे कि औरतें कितना प्रतिशत तक निर्वस्त्र हों। फिल्मों में भी कोई कंगना रनौत या प्रियंका चोपड़ा इस हद तक वस्त्र उतारे। आपको बता दें कि बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं विवेश त्रिवेदी। विवेश त्रिवेदी बताते हैं कि मतगणना के एक दिन पहले मेरे मोबाइल पर एक रिटायर्ड बैंक अधिकारी का कॉल आया। मृदुभाषी और मिलनसार हैं, करीब 2 साल पहले उनसे परिचय हुआ है। मीठी आवाज में गाते हैं, जब भी बात होती है उनके स्नेह और आत्मीयता से सराबोर हो जाता हूँ। कुशल से पूछने के बाद चुनाव पर चर्चा शुरू हुई। उन्होंने मेरा आकलन जानना चाहा, मैंने बचने की विफल कोशिश की। मेरा कुछ भी बोलना उचित नहीं है। यूट्यूब पर वैशाली के रुझान पर वीडियो अपलोड किया तो लोग कमेंट करने लगे कि मुझे दिनेश सिंह से पैकेट मिला है। कुछ भी अनुमान लगाना मुश्किल है। जिस जिस सीट पर मैं एक प्रत्याशी को फंसा हुआ देख रहा हूं, उन्हीं सीटों पर लोग दूसरे प्रत्याशी की जीत का दावा कर रहे हैं। उन्होंने मुझे भागने नहीं दिया। लोगों की आलोचना की चिंता करिए। आप बताइए कि एनडीए को कुल कितनी सीटें मिलने जा रही है। अंततः मैंने बताया कि एनडीए को 285 से 315 के बीच सीटें मिलनी चाहिए। मैंने आगे जोड़ा, मेरा यह आकलन दर्जन भर एग्जिट पोल से प्रभावित है। अगर मैं टीवी पर आ रहे एग्जिट पोल से डरा नहीं होता तो आपको बताता कि एनडीए को 265 से 300 के बीच सीटें मिलेंगी। उन्होंने मेरी तारीफ शुरू की। विवेश जी, मैं आपकी इसी बेबाकी का कायल हूँ। आपने स्वीकार किया कि एग्जिट पोल से प्रभावित होकर आकलन बता रहा हूँ। आपका अनुमान बिल्कुल सही है। एनडीए की सीटें बढ़ने नहीं घटने जा रही हैं। उनकी तारीफ से मैं खुलकर बेंग हो गया। चुनाव परिणाम आने के बाद मुझे 6 मई की शाम एनडीए की कुल सीटों की संभावित संख्या पर अपने आकलन का ख्याल आया। मैंने रिटायर्ड बैंक अधिकारी को फोन किया, प्रणाम किया और स्नेह आशीष बटोरा। मतगणना के दिन मेरे यूट्यूब चैनल पर लाइव शो पर बात चली। उन्होंने 3 की शाम वाले मेरे पूर्वानुमान के सच साबित होने पर गर्मजोशी से बधाई दी। अंदर से गदगद होकर मैं भी अपनी विफलता का जिक्र करना मुनासिब समझा। मैंने मुजफ्फरपुर छोड़कर उत्तर बिहार की कई संसदीय सीटों पर एनडीए की हार का अनुमान लगाया था। मैंने शिवहर में लवली आनंद की हार का दावा करते हुए मधुबनी, वैशाली, पूर्वी चंपारण, सारण और महाराजगंज, उजियारपुर में मामला फंसने की बात कही थी। मुझे पूर्वी और पश्चिम चंपारण के परिणाम पर भी आशंका थी। हालांकि इन तमाम सीटों पर एनडीए को 2-2 लाख मतों का नुकसान झेलना पड़ा है। इसी वजह से कांटे का मुकाबला हुआ और हार जीत का फासला घटा। भले ही कई सीटों पर एनडीए उम्मीदवार हारते हारते बचे हैं, लेकिन मुझे यह स्वीकार करने में गुरेज नहीं है कि बिहार में मेरा आकलन गलत साबित हुआ है। मैंने बिहार में विपक्ष को 12 से 15 सीटें पप्पू यादव और हिना साहब समेत मिलने का अनुमान लगाया था। रिटायर्ड बैंक अधिकारी महोदय ने मुझे रोका। नहीं नहीं, बिहार में नहीं, आपकी भविष्यवाणी सच साबित होती। मुझे आशंका है कि ईवीएम में गड़बड़ी कर उत्तर बिहार में कुछ सीटों पर एनडीए की हार टाली गई है। तो भाजपा बहुमत नहीं खोती। मैंने उनकी आशंका को सिरे से नकारते हुए कहा, अगर ईवीएम में गड़बड़ी संभव होती तो आज भाजपा बहुमत से दूर नहीं होती। गठबंधन सरकार में सहयोगी दलों के नखरे शर्तों से परेशान नहीं होती। कृपया आप जैसे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी ईवीएम के बारे में ऐसी हल्की बातें नहीं कीजिए। उन्होंने झेपते हुए बात बदली और एनडीए पर भड़ास निकालना शुरू किया। न जाने कैसे बात कंगना रनौत तक जा पहुंची। बुजुर्ग महोदय ने कंगना रनौत के लिए अपशब्द का प्रयोग करते हुए उसे चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की जवान द्वारा चांटा मारे जाने पर खुशी जाहिर की।
मैं सन्न रह गया। मैं चुप नहीं रह सका। आप भाजपा की आलोचना, आप उम्मीदवार के रूप में कंगना रनौत की आलोचना के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन जिस तरह एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की जवान ने उसे चाटे मारे, उस पर खुशी का इजहार शर्मनाक है। मैंने कहा, मान लीजिए आपने किसानों की जायज मांगों पर आंदोलन चलाया, धरना प्रदर्शन किया। उस धरना में आपकी तरह के 75 लोग बिल्कुल ईमानदारी से किसानों की समस्याओं के खिलाफ धरना पर बैठे। उसी धरना में कुछ आतंकवादी तत्व खालिस्तानी और खालिस्तानियों की रसद के साथ विभाजनकारी तत्व भी जा बैठे, तो क्या किसी को खालिस्तानियों के विरोध का हक नहीं है? धरना प्रदर्शन में सारे लोग पैसे लेकर नहीं बैठते हैं, लेकिन कौन नहीं जानता है कि धरना प्रदर्शन में पैसे पर भीड़ जुटाई जाती है। कौन नहीं जानता कि शाहीन बाग के धरना प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रद्रोही तत्व बिरयानी पहुंचा रहे थे। जिस तरह तथाकथित आंदोलनकारियों ने लाल किले पर तिरंगे का अपमान किया, खालिस्तानी झंडा फहराया, दिल्ली की सड़कों पर पुलिस की बेरहमी से पिटाई करते हुए आतंक कायम किया, क्या उसमें विभाजनकारी तत्व शामिल नहीं थे? मैं यह नहीं कहता हूं कि सीआईएसएफ किस जवान ने कंगना रनौत को चाटे मारे। उसकी मां पैसे लेकर किसान आंदोलन में बैठी थी। कंगना रनौत के इस बयान पर महिला जवान का आक्रोशित होना स्वाभाविक है कि किसान आंदोलन के धरना में महिलाओं को 100-100 रुपए देकर बैठाया गया। कंगना ने अगर अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया तो संविधान उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का अधिकार देता है। कंगना के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर उसे कानून के घेरे में लिया जा सकता है, लेकिन एयरपोर्ट जैसे अति संवेदनशील स्थल पर किसी यात्री, महिला या पुरुष, आम आदमी, सांसद पर हमला करना खतरनाक संदेश है। अगर किसी दिन एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ का कोई आक्रोशित जवान फायरिंग शुरू कर दे, तब क्या होगा? क्या तब आप खुशी का इजहार करेंगे? यही दुस्साहस सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने इंदिरा गांधी के साथ किया था। अगर कंगना रनौत पर हमला करने वाले ने काबिले तारीफ काम किया है, तो सतवंत बेअंत गलत कैसे थे? क्या सीआईएसएफ की जवान की तारीफ करने वाले कल सतवंत बेअंत को पद्म पुरस्कार और राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार की मांग नहीं करेंगे? आज जिस तरह सीआईएसएफ जवान का महिमा महिमा मंडन हो रहा है, उसकी मां को सम्मानित किया जा रहा है, बेअंत सिंह का बेटा और जेल में बंद अमृतपाल सिंह सांसद निर्वाचित हुआ है, क्या सीआईएसएफ जवान का महिमा मंडन करने वाले भारत की एकता अखंडता के लिए चुनौती खड़ी नहीं कर रहे हैं? रिटायर्ड बैंक अधिकारी महोदय ने ट्रैक बदलते हुए स्वाति मालीवाल की बात छेड़ी। मैंने कहा, बात मत बदलिए, स्वाति मालीवाल पर भी बात करूंगा, पहले कंगना रनौत पर बात पूरी करने दीजिए। उन्होंने फिर सब्जेक्ट बदला। मैं मैंने फिर कहा, पहले कंगना रनौत पर बात कर लीजिए। उनका कहना था कि इंदिरा गांधी से कंगना रनौत की तुलना नहीं की जा सकती। मैंने कहा कि इंदिरा गांधी से कंगना रनौत की तुलना नहीं कर रहा हूं। एयरपोर्ट जैसे अति संवेदनशील स्थल पर किसी जवान का जज्बाती होकर हमला बोलना बहुत खतरनाक संदेश है। खालिस्तानी आंदोलन में देश ने प्रधानमंत्री खो दिया, पंजाब के मुख्यमंत्री शहीद हुए, वर्षों तक पंजाब में निर्दोष लोगों का कत्लेआम किया जाता रहा, फिर भी हमारी आंखें खुल नहीं खुल रही है। जब पुलिस महानिदेशक रिवेरो ने बड़ी मुश्किल से पंजाब में आतंकवाद पर काबू पाई, तो पश्चिम राष्ट्रों को बहुत बुरा लगा। एक बार फिर एमनेस्टी इंटरनेशनल वाले किसान आंदोलन की आग में हाथ सेक रहे हैं। पंजाब से कनाडा तक खालिस्तानी एक बार फिर सिर उठा रहे हैं। केजरीवाल सरकार की स्थापना में खालिस्तानियों के हाथ को नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने फिर बातों बातों में कंगना रनौत को गाली दी। मैंने कहा, कंगना रनौत न तो मेरी मौसी नानी है, न आपकी। सवाल कंगना रनौत का नहीं है। सवाल यह है कि देश के किसी हवाई अड्डे पर सुरक्षा के लिए तैनात जवान का जज्बाती और हमलावर होना खतरनाक नहीं है? उन्होंने फोन डिस्कनेक्ट किया। मेरी बात अधूरी रह गई। मैंने फिर से कॉल किया। कॉल काटा गया। 2 बार कॉल काटे जाने के बाद मैंने उनके व्हाट्सएप पर मैसेज डाला, आप नाराज हो गए क्या? मुझे अब जल्दी ही आपके यहाँ आना पड़ेगा बगैर चीनी वाली चाय पीने। उसके बाद फेसबुक पर देखा तो दंग रह गया। कंगना के लिए गांधीवादी आशीर्वचनों की बाढ़ आ गई है। आज गांधी की आत्मा कितनी खुश हो रही होगी। कंगना रनौत या अन्य अभिनेत्रियां तो फिल्मों में निर्वस्त्र होने का अभिनय करती हैं। हमारे समाज के ठेकेदार, सेकुलर हों या सोशलिस्ट, राष्ट्रवादी हों या गांधीवादी, अपनी जुबान से, भाषा से सरेआम निर्वस्त्र हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर निर्वस्त्र हो रहे हैं, टीवी चैनल पर निर्वस्त्र हो रहे हैं, चुनावी मंचों पर निर्वस्त्र हो रहे हैं, लेकिन बदनाम फिल्म अभिनेता अभिनेत्री हैं। अब महसूस कर रहा हूं कि रिटायर बंद बैंक अधिकारी ने
बैंक अधिकारी महोदय ने तो कुछ नहीं कहा था। मैं सोच में पड़ गया हूँ। क्या राष्ट्रीय मुद्दों पर भी मुंह बंद कर लूं? किस किस बात पर मुंह बंद रखूं? जिस तरह की आंधी सोशल मीडिया पर आई है, मुझे लगता है कि अपनी जुबान छीन लेने में भलाई है। कंगना रनौत की तरह 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 की तस्वीरें वायरल की जा रही है। प्रियंका चोपड़ा और विद्या बालन समेत दर्जनों नायिकाओं के लिए बुरी खबर है। मुझे पक्का भरोसा है कि भविष्य में जब कभी सेकुलर गांधीवादी सरकार बनेगी, संविधान में संशोधन करते हुए फिल्मों में नायिकाओं के अर्धनग्न होने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। फिल्मी सितारों के राजनीति में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। यह तय किया जाएगा कि कितने प्रतिशत अंग प्रदर्शन करने वाले हीरोइन को चुनाव लड़ने की छूट दी जाएगी। संविधान में संशोधन करते हुए यह भी तय किया जाएगा कि इज्जतदार लोगों के घरों में, पार्क में, दिल्ली के राजीव चौक पर, बाजार और मेट्रो में महिलाओं, लड़कियों को कितने प्रतिशत तक निर्वस्त्र रहने की छूट दी जाएगी। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कहाँ बोलूं, कहाँ चुप रहूं, किस बात पर लिखूं, किस बात पर कलम बंद कर दूं। डॉक्टर मीरा सेन गुप्ता की बात याद आ रही है। वही एमडीडीएम कॉलेज की प्रिंसिपल मीरा सेन गुप्ता की, जिनकी छात्राओं ने होम सेंटर रखने के खिलाफ विश्वविद्यालय प्रशासन का दरवाजा खटखटाया था और आग्रह किया था कि होम सेंटर की बजाय दूसरे सेंटर में उन्हें परीक्षा देने की इजाजत दी जाए। अब कितना कहाँ पीछे हटूं? मुझे तो सुजीत चौधरी की तरह रवीश कुमार के दिमाग में भी जहर दिखाई देता है। दोनों दिन रात जहर उगलते हैं। तीसरा विकल्प बचा कहाँ है? मुझे तो ढोंगी गांधीवादियों के साथ साथ पाखंडी राष्ट्रवादियों से भी घृणा है। मुझे सेकुलरिज्म के बहाने तुष्टीकरण करने वालों और राष्ट्रवाद की दुकान पर जातिवादी वंशवादी पकौड़े छानने वालों से समान रूप से नफरत है। मैं जब महान राजनीतिक दलों के नालायक चुनावी उम्मीदवारों को देखता हूं तो मेरा मन विद्रोह करने लगता है। क्या चुनावी महाभारत में पाखंडियों को उसी की कार्यशैली से चुनौती नहीं दी जाए? क्या कृष्ण ने छल कपट और प्रपंच का सहारा नहीं लिया? जब नेता पलटूराम हो सकते हैं, जब राजनीतिक दल रातों रात प्रत्याशी बदल सकते हैं, तब किसी पत्रकार को रातों रात विचार, पसंद और स्टैंड बदलने का हक क्यों नहीं है? मुजफ्फरपुर से दिल्ली तक चुप रहने की कसम खाकर अमेरिका के राष्ट्रपति पर लिखना बोलना शुरू करूं? फणीश्वर नाथ रेणु की मशहूर कहानी मारे गए गुलफाम, जिस पर गीतकार सलीम ने तीसरी कसम फिल्म बनाई, का नायक हीरामन 3 कस्में खाता है। मैं कितनी कस्में खाऊं? गनीमत है रिटायर्ड बैंक अधिकारी ने मुझे क्षमा कर दिया है। उनका मैसेज आ गया है। उनका एक एक शब्द मेरे लिए आशीर्वाद है। आप हमेशा दिल में रहे हैं और आगे भी रहेंगे, क्योंकि आप हैं ही शानदार व्यक्ति। मैंने सोचा था 2 दिनों बाद आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। उम्र हो गई, बहस से चिढ़ जाता हूँ। सच पूछिए तो बिहार का मेन ड्रॉबैक है, इसलिए मैं अलग हट गया था। तो बात संकेतों में, इशारों में और स्पष्टता के साथ भी कही गई है, लेकिन इसका मजमून साफ है। आप इसे संजीदगी से सुनेंगे, गुनेंगे तो समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। मेरा आग्रह होगा कि आप सुनने गुनने के बाद अपनी प्रतिक्रिया से मुझे जरूर अवगत कराएंगे। हाँ, अगर आपने अब तक न्यूज लेटर विथ राकेश रंजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। नमस्कार।